दोस्तों, आज की हमारी कहानी जापान में बस चुके एक इंडियन फैमिली में जन्मे एक लड़के की है। इस लड़के का नाम ऋषभ था। ऋषभ के पापा जापानी और मम्मी इंडियन थी। ऋषभ एक कॉलेज स्टूडेंट था, साथ ही वह एक अच्छा फोटोग्राफर भी था। यह कहानी 1980 के आसपास की है, जब डिजिटल फोटो का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। उस समय फोटो ब्लैक एंड व्हाइट ही खींचा करती थी, और अगर कोई कलर्ड फोटो चाहता था तो उसे बाद में स्टूडियो में कलर किया जाता था। और उस जमाने में हर स्टूडियो के पीछे एक रेड लाइट लैब हुआ करता था। उस रूम में ही फोटोओं को वॉश करके वहां के सूखने के लिए तार की चिमटी में लगा दिया जाता था। तब वो फोटो जब सूख जाती थी तब तैयार होती थी। ऋषभ की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम मनीषा था। वह भी उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी। स्टार्टिंग में तो दोनों दोस्त ही थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन वे दोनों अपने फ्रेंड की दी हुई पार्टी में गए हुए थे। पार्टी काफी लेट नाइट तक चली। घर लौटते समय रात के 2 बज रहे थे। उस रात कार मनीषा चला रही थी। दोनों उस रात बहुत खुश थे, मजे में अपने घर से लौट रहे थे। आधी रात का वक्त होने के कारण सड़क बिल्कुल खाली थी, इसलिए मनीषा के कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। उनकी कार एक पहाड़ी रास्ते की ब्लाइंड टर्निंग से मुड़ी रही थी कि अचानक सड़क के किनारे कोई लड़की खड़े होकर लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी, और कार, चूंकि टर्निंग काफी सकरी थी, स्पीड भी ज्यादा थी, मनीषा ने उस लड़की को अपने कार से उड़ा दिया। वो लड़की कार से टकराकर रोड पर ही थोड़े आगे जाकर गिर गई, और कार की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो लड़की दोबारा से कार के बम्पर में फंसकर 100 मीटर तक खिंचती चली गई। तब तक मनीषा ने कार का ब्रेक लगाकर कार रोक दिया। उसने साइड मिरर में देखा कि कार से मात्र 10 मीटर पीछे ही वो लड़की सड़क पर खून से लथपथ बुरी तरह तड़प रही थी। मनीषा कार से उतरकर उसकी मदद के लिए उतरने वाली थी कि ऋषभ ने उसे रोक दिया और कहा, वैसे भी उस लड़की का बच पाना नामुमकिन है, और जिस तरह से वो तड़प रही है, डेफिनेटली उस अंतिम सांस ही है। खामखा तुम एक विवाद में फंस जाओगी, चलो यहां से निकल चलते हैं। पर मनीषा इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं थी। मनीषा रोने भी लगी, परंतु ऋषभ ने उसको समझाया और जिद करके तुरंत कार चलाने को कहा, और दोनों वहां से सीधे घर आ गए। परंतु मनीषा का मन बहुत ज्यादा अशांत था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो मन ही मन बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के पहले मेरे सभी दर्शकों से आज पहली बार जो मेरे इस चैनल पर आए हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें और हमारे इस स्कैरी पॉड परिवार का आजीवन सदस्य बन जाए। तो चलिए दोस्तों, वापस से कहानी पर आते हैं। कुछ दिनों तक तो वे दोनों काफी डरे सहमे रहे, अपने अपने कामों में लगे रहे, परंतु दोनों के मन में एक गिल्ट तो था जो वो फील कर रहे थे, खासकर मनीषा। एक बार ऋषभ को किसी इवेंट की फोटो सेशन का एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट मिला। फोटो सेशन हो जाने के बाद जब वो उनका प्रिंट अपनी लैब में डेवलप कर रहा था, तो उसकी हर फोटो में कॉर्नर पर एक रोशनी और रोशनी के बाजू में एक ब्लर ह्यूमन फेस का इमेज भी मौजूद होती थी, और ऐसा उसकी सभी फोटो में हो रहा था। इससे उसकी गुडविल तो खराब हो ही रही थी, परंतु बहुत ज्यादा टेंस्ड भी रहने लगा था कि यह सब कैसे हो रहा है। जब मेरा कैमरा इतना महंगा है और सर्विसिंग में चेक कराने पर कंपनी वालों ने खुद से फोटो खींचा तो बिल्कुल झकास फोटो आ रही थी, परंतु ऋषभ की फोटो खींचते ही सेम प्रॉब्लम जनरेट हो जाती थी। ऐसे में कंपनी वालों ने उन्हें अपने वर्कशॉप से विदा कर दिया और कहा, कैमरा इज फाइन। ऐसे में मनीष एक सीनियर फोटो लैब टेक्नीशियन से अपनी सभी नेगेटिव्स को चेक कराया, तो वो रोशनी, वो ब्लर, वो इमेज, फोटो वॉश करने की प्रॉब्लम नहीं थी, ना कैमरे की प्रॉब्लम थी। हर नेगेटिव में वो ऑलरेडी वो इमेज मौजूद थी, जबकि कैमरा बिल्कुल ओके था।
उसी कैमरे से जब कोई और फोटो खींचता तो फोटो अच्छी आती, लेकिन ऋषभ खींचता तो फौरन फोटो में वो रोशनी और एक किसी का ब्लर इमेज साथ में जरूर दिखता। इधर उसकी दोस्त मनीषा एक दिन उसके लैब में फोटो को वॉश करके उन्हें सुखाने में लगी हुई थी। वो उन्हें चिमटी से लगा ही रही थी। उसी समय उसने देखा लैब का वॉश बेसिन का टैब ऑफ था, फिर भी लैब के उस वॉश बेसिन से पानी भर के लगातार ओवरफ्लो हो रहा था और वो फ्लोर पे भी भरता जा रहा था। वो घबरा गई। उसने सोचा जब नल ऑफ है, टैप ऑफ है, तो फिर ये पानी कहां से भर रहा है और नीचे फ्लोर में भी भरता जा रहा है। अचानक उसने देखा कि वो जो पानी था वो रेड कलर के ब्लड में कन्वर्ट हो गया। लाल कलर ऐसी टेरिबल होता और वो खून, बिल्कुल खून था। खून को इस बड़ी मात्रा में कमरे में भरते देख के, वॉश बेसिन से निकलते देख के वो चीख पड़ी और एकदम घबरा गई। तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मनीषा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, कमरे में सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऋषभ कई दिनों से अपने कंधे में बहुत दर्द महसूस कर रहा था, दर्द से बेहाल था। दवा लेने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी चमक गया, क्योंकि डॉक्टर ने ऋषभ का वेट मेजर किया तो हर वक्त उसका वेट वास्तविक वजन से दुगने से भी ज्यादा आ रहा था। ऋषभ का वजन वैसे 60 केजी था, पर जब भी वो कहीं पर भी अपना वेट करता तो मेजर करता तो उसका वजन 125 केजी आता। डॉक्टर कहता, मेरे 20 साल का तजुर्बा है, तुम्हारी जो भी कद काठी है और जो तुम्हारा वेट जो तुम दिखाई देते हो, उसके हिसाब से तुम्हारा वजन मैक्सिमम 55 to 60 केजी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 125 केजी तो इम्पॉसिबल है। ऋषभ और मनीषा नोटिस करते हैं कि अब हर रोज उन दोनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ नया और अप्रत्याशित सा घटित हो रहा था। एक दिन मनीषा एक बुक शॉप पर जाकर बुक देख रही थी। वो एक भूत की किताब थी जिसमें तमाम भूत प्रेतों की फोटोएं थी और सभी फोटोज में एक रोशनी व ब्लर सी ह्यूमन फेस के साथ मौजूद होती थी। ऐसे में वो ऋषभ के साथ उस बुक के ऑथर से मिलने उसके घर चली जाती है। तो वे ऑथर बताते हैं कि मेरी इस बुक में भूतों की सभी तस्वीरें नकली है, क्योंकि पाठकों को ऐसी काल्पनिक रोचक तस्वीरों के साथ कहानी पढ़ना बहुत मजेदार लगता है। परंतु तभी उस ऑथर ने कुछ और तस्वीरें भी उन दोनों को दिखाई जिनमें वो रोशनी और ब्लर इमेज मौजूद थी। ऑथर ने कहा, पर ये सभी तस्वीरें पूर्णतः असली है, क्योंकि ये सभी एक पोलराइड कैमरे से खींची गई है। पोलराइड कैमरा वो कैमरा होता है जिसमें फोटो खींचते साथ ही उसका प्रिंट आउट बाहर आ जाता है, और ऐसी फोटोज के चूंकि कोई नेगेटिव्स नहीं बनते, ऐसे में कभी भी उन्हें एडिट करना नामुमकिन हो जाता है। दोनों ने एक बात नोटिस किया कि बिल्कुल ऐसी ही रोशनी व धुंधला फेस ऋषभ की भी फोटोज में आ रहा था। ऋषभ व मनीषा घर आ गए। वे अभी घर पहुंचे ही थे कि तभी ऋषभ का एक दोस्त उनके घर मिलने आ गया और उसने ऋषभ को एक लड़की की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए उसके बारे में ऋषभ से जानकारी मांगने लगा। ऋषभ ने उस दोस्त की हर बात पे साफ इनकार कर दिया। दोस्त निराश अवस्था में फोटोज को वही टेबल पर पटक कर वापस चला गया। तभी मनीषा ने उन तस्वीरों को गौर से देखा तो उसे वो चेहरा थोड़ा थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगा। उसने देखा वे सारी फोटोज ऋषभ के कॉलेज कैंपस के आसपास ही खींची हुई थी, कहीं लाइब्रेरी में, कहीं हॉल में, कहीं पोडियम में। बस फिर क्या था, मनीषा सीधे कॉलेज की उस लाइब्रेरी में पहुंच गई। काफी देर तक इधर उधर सर्च करती रही। फिर वो लाइब्रेरी के पीछे बने ओल्ड वाले लाइब्रेरी रूम में पहुंची जिसमें तमाम पुराने समय की किताबें रखी थी। लाइब्रेरी काफी बेतरतीब और अनमैनेज्ड सी थी, क्योंकि कोई उसका मेंटेन नहीं करता था, उसका कोई विशेष मेंटेनेंस नहीं था, जैसे उसे कोई महीनों से साफ भी नहीं किया था। उस कमरे में सर्च के दौरान अचानक उसका हाथ साइड में रखे एक बुक शेल्फ से टकराया
जहां एक पोलराइड कैमरा वर्षों से धूल में लथपथ पड़ा हुआ था। मनीषा ने उस पोलराइड कैमरे के लेंस से धूल हटाई, तभी उसने दीवार में कुछ तस्वीरों पर नजर गई। उनमें से एक फोटो फ्रेम अचानक जमीन में गिर गया, उसका शीशा टूट गया। मनीषा ने देखा वो उसी लड़की की फोटो थी जिसके बारे में ऋषभ का दोस्त उनके घर पूछने आया था और जिसके बारे में जानकारी जुटाने ही मनीषा भटक भी रही थी। तभी मनीषा को लगा कि उस खाली लाइब्रेरी के हॉल में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। वो बहुत ज्यादा डर गई। तभी उसने अपने पोलराइड कैमरे से 2-3 फोटोज हॉल की खींच ली। उसने देखा उसमें उसी लड़की की एक हल्की हल्की सी ब्लर इमेज हर फोटो में आ रही थी और जो तस्वीरें मनीष का दोस्त उनके घर छोड़ के गया था वह हूबहू उसके जैसी थी। मनीषा को अब धीरे धीरे पूरी कहानी समझ में आने लगी। वो सीधे घर आकर ऋषभ के पास आई और उसने उससे सारी बात बताते हुए ऋषभ को अपनी कसम दे दी और उससे पूछा, अपनी कसम देते हुए उससे कहा कि प्लीज मुझे सच्चाई बताओ। जैसे ऋषभ ने सच्चाई बताई तो वो सन्न रह गई। ऋषभ ने कहा, जब मैं कॉलेज में था तब इस लड़की से मेरी पहले तो दोस्ती हुई, फिर लव भी हो गया और हम दोनों 1 साल लिविंग रिलेशन में भी रहे। फिर पता नहीं क्यों मुझे उससे दूर होने का मन करने लगा। वो बहुत ज्यादा चिपकू टाइप की लड़की थी, जरूरत से ज्यादा ही इमोशनल, जो मुझे हेडेक और सिरदर्द लगने लगी थी। तो मैं उससे कटने लगा और हमेशा के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। परंतु वो मेरी एक नहीं सुन रही थी। एक दिन अचानक लिफ्ट में मुझे मिल गई और मुझसे लड़ते हुए रोने लगी और कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतरात्मा से प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि कैसे इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाऊं। शाम को मेरे दोस्त मेरे घर आ गए थे। मैं उदास बैठा था। वो मेरे से कारण पूछने लगे। जब मैंने उन्हें बताया तो बोले, बस इतनी सी प्रॉब्लम? अबे हम तेरे दोस्त क्या मर गए हैं? तू बिल्कुल चिंता ना कर, आज के बाद वो कभी तुझे परेशान नहीं करेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। मैंने अपने दोस्तों को थैंक्स किया। अगले ही दिन कॉलेज की छुट्टी थी, परंतु लाइब्रेरी ओपन ही रहा करती थी। मुझे कुछ बुक्स भी चाहिए थी। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा तो एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। वह जोर जोर से हेल्प हेल्प की आवाज लगा रही थी। साथ ही बीच बीच में ऋषभ ऋषभ भी चिल्ला रही थी और इत्तेफाक से आज ऋषभ वहां पहुंच भी गया था। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम नैन्सी था, उसके साथ सभी दोस्त गंदगी कर रहे हैं। नैन्सी ने देखा कि लड़के उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, परंतु ऋषभ ने कुछ नहीं किया। इवन नैन्सी ने ऋषभ को देख भी लिया कि ऋषभ वहां आ गया और उन्हें देख रहा है। वह जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते उसने ऋषभ से मदद मांगी, परंतु मदद की बजाय ऋषभ उस पूरी घटना की तस्वीरें खींचने में लग गया। ऋषभ के इस गंदे व धोखे से भरे व्यवहार ने उसे रेप से ज्यादा जख्मी कर दिया। वो बड़ी उदास मन से रोते हुए वहां से चली गई और उसने एक ऊंची सी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब मैंने दोस्तों को उसकी आत्महत्या वाली बात बताई तो वे हंसने लगे और कहा, अबे हम है ना, आगे भी हम ही देख लेंगे, तो टेंशन मत ले। अगले दिन मैं अपने उसी दोस्त के पास उसके घर गया जो उस दिन फोटो लेकर हमारे घर आया था। तो उसके घर में सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और वो मुझे देखते ही सीधे खिड़की पर चढ़ गया और जब तक मैं उसके पास पहुंचता मेरे सामने वो अपनी उस खिड़की से सीधे नीचे कूद गया। वो 30th मंजिल पर रहता था। उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वो सीधे अपने उस दोस्त की पत्नी के घर उससे मिलने चला गया। उस दोस्त की पत्नी जॉब की वजह से काफी दूर दूसरी लोकेशन में एक फ्लैट में रहती थी। इस घटना को सुनते वो फूट फूट कर रोने लगी
और कहने लगी कि तुम सभी दोस्तों के साथ ऐसा क्या घटित हो गया कि 3 पहले ही फ्लैट से कूद कर जान दे चुके हैं, और आज मेरे पति जो चौथे थे उन्होंने भी सेम वैसे ही किया। प्लीज अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो मुझे बताओ। पर मैं उसे कुछ नहीं बता सकता था, मैं निरुत्तर था। मैं वहां से सिर झुकाकर सीधा निकल गया। अब मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो नैन्सी भी छत से कूद कर मरी थी। उसने उन तीनों बल्कि चारों को जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया था उन्हें भी छत से कूदवा कर ही मारा था। तो अब डेफिनेटली वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा। और ऋषभ डर कर सुबकने लगा। मनीषा ऋषभ से नाराज होकर वहां से जाने लगी तो ऋषभ ने उसके पैरों पर गिर गया, उससे माफी मांगने लगा। परंतु मनीषा ने उसके इस घृणित कर्म को माफ करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारा यह कर्म इतना ज्यादा घृणित है, मैं तो तुम्हें इस जन्म में कभी माफ नहीं कर सकती। इतनी सीधी और सच्ची लड़की जो तुम्हें अपने दिल से और आत्मा से लव करती थी, उसकी इतनी दुर्दशा, इतना बुरा अंजाम, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे माध्यम से, तुम और तुम्हारे वो कमीने दोस्तों के द्वारा। मैं इसी वक्त जा रही हूं। और वो वहां से चली गई। शाम को ऋषभ अपनी उस मृत प्रेमिका के घर उसकी मम्मी से मिलने जाता है। उसके जाते ही मम्मी उसके गले लगकर रोने लगती है और उसके मारे जाने की पूरी घटना को, कैसे वो इस फ्लैट से नीचे कूदी, आत्महत्या की सारी बातें उसको ऋषभ को विस्तार से बताई। साथ में यह भी बताया कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वह उसके बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकती थी। अतः उसने अपनी उस मृत बेटी का अंतिम संस्कार आज तक नहीं किया। आज भी वो अपने बेड पर सो रही है। ऋषभ चमक गया, ये क्या कर दिया आंटी आपने? तो नैन्सी की मम्मी ने उसे नैन्सी के बेडरूम में ले जाकर दिखाया तो नैन्सी को उसकी मम्मी ने एक लेप लगाकर उसके बेड पर लिटाकर एक रजाई उड़ा रखा था। ऋषभ सिर पकड़कर बैठ गया। आंटी आप ऐसा कैसे कर सकती है? मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार आवश्यक होता है, यह उसका मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो तो मर चुकी है। वो आपसे कैसे कह सकती है, कैसे प्रार्थना कर सकती है, दोबारा आके कैसे बोल सकती है कि जल्दी से मेरा संस्कार करो, मैं बहुत परेशान हूं। उसकी आत्मा आज कितनी पीड़ा में होगी, तड़प रही होगी, भटक रही होगी, आपको नहीं मालूम आंटी। ये सब सुनकर उसका अंतिम संस्कार, इन सभी बातों को सुनकर उसकी मम्मी फौरन उसका अंतिम संस्कार को तैयार हो गई। संस्कार के लिए दोनों ने अगला दिन तय कर लिया। ऋषभ अपने घर लौट आया। रात को बेड पर मनीषा भी ऋषभ के बाजू में लेटी थी, पर वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होने के कारण विपरीत दिशा में मुंह कर कर सो रही थी और उसकी बॉडी से ही एक नेगेटिविटी और घृणात्मकता ऋषभ के प्रति दिखाई दे रही थी। तभी अचानक किसी ने ऋषभ की रजाई को खींचकर उससे अलग कर दिया। ऋषभ ने दोबारा ओढ़ लिया। फिर किसी ने रजाई को खींचा। ऋषभ गुस्से से उठकर देखा कि उसके बेड पर उसके पैरों के पास नैन्सी की प्रेतात्मा बैठी हुई है। भयानक सी वो डर गया। डर के मारे ऋषभ उस कमरे से निकलकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो 4th फ्लोर नीचे तक पहुंचता है तो देखता है कि हर बार सीढ़ी उतरने पर वो 4th फ्लोर ही पहुंच जा रहा था। 4-5 बार उसने ऐसा करने पर अब उसे वो थक भी गया था और उसे पूरा यकीन हो गया कि ये उस प्रेतात्मा का ही छलावा है जो मैं 4 नंबर से नीचे जा ही नहीं पा रहा हूं। ये सब वो प्रेतात्मा ही कर रही है। तभी उस स्टेयर के प्लेटफॉर्म पर एक विंडो बनी हुई थी। वो उस विंडो से बाहर की तरफ स्टेयर से नीचे उतरने लगता है। विंडो से एक लोहे की सीढ़ी नीचे तक जा रही थी जो दीवार में फिक्स थी। जब वो उन सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था तो वो आत्मा उसी सीढ़ी से एक एनिमल की भांति जमीन की तरफ मुंह कर कर अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के माध्यम से नीचे की तरफ उसकी तरफ तेजी से सीढ़ी से आने लगी। और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी, ऋषभ ने दोनों हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा। जहां एक कार खड़ी थी उसकी छत पर गिरा।
परंतु चौथे फ्लोर से हाइट ज्यादा न होने के कारण और कार में गिरने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो बच गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। जब आंखें खुली तो हॉस्पिटल में मनीषा उसके सामने बैठी थी। फिर दोनों घर आ गए। फिर ऋषभ वापस से लाइब्रेरी जाता है और वहां जाकर कई सारी फोटोज उस जगह की खींचता है, पर कहीं भी वो प्रेतात्मा नहीं दिख रही थी, ना ही वो रोशनी तस्वीर दिखाई दे रही थी। फिर जब कई फोटोज पोलराइड कैमरे की खींचने के बाद भी वो प्रेतात्मा दिखाई नहीं दी, तो वो कैमरा फ्लोर पे पटक देता है। कैमरा 2-3 बार लुढ़कते हुए, चूंकि जो गिरा रहता है तो उसकी बटन दब जाती है और उसी ऋषभ की खड़ी स्थिति में एक फोटो खिंच जाती है। जब ऋषभ कैमरे से निकले उस प्रिंट आउट में अपनी फोटो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि जिस प्रेतात्मा की वो इतने देर से फोटो खींच रहा था और फोटो में नहीं आ रही थी, वो प्रेतात्मा उसकी फोटो में उसी के कंधे पर बैठी हुई थी। परंतु ऋषभ को समझ में आ जाता है कि मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट ओके होने के बाद भी मेरे कंधे का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा था। उल्टे उसका वजन उस नैन्सी प्रेतात्मा की वजह से ही वेइंग मशीन में हर वक्त 125 प्लस में बताता था। तभी नैन्सी की प्रेतात्मा अपने हाथों से ऋषभ की दोनों आंखों को जम से बंद कर देती है। वो घबरा जाता है, हाल में इधर उधर दौड़ने लगता है और खिड़की से फिर से नीचे गिर जाता है। परंतु उसका भाग इतना प्रबल होता है कि वह इस बार भी बच जाता है। पर इस बार उसकी मानसिक हालत काफी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि नैन्सी की प्रेतात्मा उसके कंधे पर 24 घंटे बैठी हुई है एवं वो उसे किसी भी समय 1 सेकंड में जान से मार सकती है। ये सोच सोच कर वो मेंटल हो चुका था, जिसके कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल के एक सेल में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टरों के रिकमेंडेशन पे उसे मेंटल हॉस्पिटल के एक मेडिकल सेल में अकेले में बंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद ऋषभ की लाइब्रेरी में खींची गई सभी फोटोज को एक साथ रखकर मनीषा देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि हर फोटो में वो ब्लर नैन्सी एक खास सेल्फ की ओर जाकर बैठ गई। अगले दिन मनीषा उसी लाइब्रेरी में उसी जगह जाकर जब चेक करती है तो वहां उसे एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा मिलता है जिसमें तमाम नेगेटिव्स थी। ये वही नेगेटिव्स थी जो ऋषभ ने नैन्सी पर हो रही जबरदस्ती और अत्याचार के समय खींची थी। उसने पूरा इंसिडेंस ही समाहित था। मनीषा ने वे सभी फोटोज पुलिस को लाकर दे दिया, जिससे पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो गई, क्योंकि जितने भी लड़के मरे थे उन सभी के गुनाह पुलिस के सामने आ चुके थे, जिससे अब उन लड़कों के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन आकर हल्ला मचाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उनके बच्चे कितने क्रूर और क्रिमिनल थे। अब उनके पास मुंह नहीं था पुलिस पे दबाव डालने का। मनीषा मेंटल हॉस्पिटल जाकर जब सेल के डोर के ग्लास के व्यू से देखती है तो ऋषभ चुपचाप अपने बेड पर सिर झुकाकर बैठा रहता है, शांत और उदास सा, और उसके दोनों कंधे बिल्कुल आगे की तरफ झुके रहते हैं। तो मनीषा उसकी ग्लास व्यू से फिर एक पोलराइड कैमरे से उसकी फोटो खींचती है। फिर वो उस तस्वीर को जब देखती है तो वो देखती है कि नैन्सी की प्रेतात्मा ऋषभ के कंधे पर अभी भी बैठी हुई थी और गुस्से से मनीषा के कैमरे की तरफ देख भी रही थी। इसीलिए ऋषभ के दोनों कंधे बुरी तरह से झुके रहते थे। मनीषा समझ जाती है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इस ऋषभ के मामले का कोई इलाज नहीं है और अब इससे सुलझाना किसी के बस की बात नहीं है। वो चुपचाप से वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और वो प्रेतात्मा हमेशा ऋषभ के कंधे पर ही बैठी रहती है। इस प्रकार ये कहानी इसी जगह आकर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जल्दी एक और मजेदार, डरावनी व रोमांचक कहानी के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।